नमस्ते, सीक्रेट रिकैप में आपका स्वागत है। आज मैं एक अमेरिकी विज्ञान फिक्शन फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूं जिसे नोइंग कहा जाता है। आगे स्पॉइलर, सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। 1959 में एक छोटी लड़की लुसिंडा एक एलिमेंट्री स्कूल में है। यह खेलने का समय है, लेकिन वह अपने चारों ओर धीरे धीरे बोलते हुए अन्य बच्चों से दूर है। उनकी शिक्षिका मिस टेलर प्ले ब्रेक को समाप्त करने के लिए आती हैं। उसे लुसिंडा को अलग से बुलाना पड़ा क्योंकि वह हिलती नहीं थी। बाद में शिक्षक कक्षा के सामने है। वह उन्हें याद दिलाती है कि कल स्कूल का आधिकारिक उद्घाटन दिवस है। वह उन्हें बताती है कि स्कूल एक प्रतियोगिता के साथ अपने उद्घाटन का जश्न मनाता है, जिसमें छात्र भविष्य में क्या होगा इसकी एक तस्वीर बनाते हैं। बच्चे उत्साहित हैं और अलग अलग चीजें बनाना शुरू करते हैं। लुसिंडा एम्ब्री को छोड़कर, जो अपने पेपर को संख्याओं की एक श्रृंखला के साथ भरने के लिए धीरे धीरे आवाजों द्वारा निर्देशित होती है। इससे पहले कि वह अंतिम संख्याएं लिख सके, कार्य के लिए नियत समय समाप्त हो जाता है और मिस टेलर छात्रों के चित्र एकत्र करती है। कार्यों को 50 साल बाद खोले जाने वाले टाइम कैप्सूल में संग्रहित किया जाता है। अगले दिन विलियम डावेस एलिमेंट्री स्कूल के उद्घाटन पर प्रिंसिपल ने सभी का स्वागत किया और टाइम कैप्सूल को दफनाने की घोषणा की। अब से 50 साल बाद उनके वंशज इस बार कैप्सूल खोलेंगे। समय कैप्सूल के दफन होने के बाद मिस टेलर ने नोटिस किया कि लुसिंडा वहाँ से चली गई है जहाँ वह थी। कर्मचारी उसका नाम पुकारने लगते हैं। स्कूल में उसकी तलाश की जा रही है। मिस टेलर एक सीढ़ी से नीचे जाती है और एक दरवाजे के पीछे कुछ शोर सुनती है। दरवाजा खोलने पर वह अपने हाथों पर खून के साथ डरी हुई लुसिंडा को देखती है। उसने दरवाजे पर अपनी उंगलियों से कुछ बातें लिखी थीं। यह शेष संख्याएं हैं जिन्हें वह एक दिन पहले लिख नहीं पाई थी। वह बहुत डरी हुई लग रही है और शिक्षक फुसफुसाते हुए रुकने के लिए कहती है। 50 साल बाद फिल्म का आज का दिन। एक खगोल भौतिकीविद जॉन को अपनी पत्नी को खोने के बाद अपने अवसाद को नियंत्रित करना मुश्किल लगता है। उसे यह विश्वास करने में परेशानी होती है कि आग दुर्घटना में उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद उनके जीवन जीने में कोई अर्थ है। उनका एक बेटा कालेब भी है जो आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करता है। अगली सुबह कालेब के स्कूल में वर्तमान प्रिंसिपल ने 50 साल पुरानी विरासत टाइम कैप्सूल के अनावरण की घोषणा की, जिसे 50 साल पहले दफनाया गया था। वह 50 साल पहले की उसी शिक्षिका बूढ़ी मिस टेलर को सम्मान देने के लिए बुलाती है। कैप्सूल खोला जाता है और प्रत्येक बच्चे को एक लिफाफा मिलता है। कालेब लुसिंडा से पत्र प्राप्त करता है और हर किसी की तरह ड्राइंग के बजाय कागज पर नंबर लिखा ड्राइंग पाता है। अखबार को घूरते हुए वह हर जगह से फुसफुसाते हुए सुनने लगता है और एक आकृति को स्कूल से दूर खड़ा देखता है, लेकिन वह चला गया है। जब वह फिर से देखता है, घर पर कालेब एक दोस्त के यहाँ सोने के लिए जाने की अनुमति मांगने की कोशिश करता है। बात करते समय उसके पिता ने स्कूल का पेपर देखा और उससे इसके बारे में पूछताछ की। उसे घर नहीं लाना चाहिए था। एक बार जब जॉन कालेब को बिस्तर पर रखता है तो वह खुद संख्याओं की सूची के बारे में उत्सुक होना शुरू कर देता है। वह गलती से उसके ऊपर एक व्हिस्की का गिलास रखता है और यह विशिष्ट संख्याओं के चारों ओर एक चक्र बनाता है। वह एक व्हाइट बोर्ड पर संख्याओं का एक सेट डालता है और उसे जल्दी से पता चलता है कि इसका मतलब 11 सितंबर 2001 है। निश्चित रूप से न्यूयॉर्क शहर में ट्विन टावर्स पर हमला हुआ, जिसमें 2996 लोग मारे गए जो इन नंबरों के साथ पूरी तरह से मेल खाते हैं। निश्चित है कि यह सिर्फ एक संयोग है। वह सभी नंबरों को व्हाइट बोर्ड पर रखता है और आगे की जांच करता है। वह समझता है कि सूची समान चीजों से भरी है। विशिष्ट दुखद घटनाओं जैसे विस्फोट, दुर्घटना, भूकंप, तूफान आदि में खोई गई तिथियां, वर्ष और जीवन, ये सभी इस क्रम में सूचीबद्ध हैं कि वे 1959 के बाद से होते हैं। वह दुखद घटना की तारीख के लिए लाल घेरे और मौत की गिनती के लिए नीले रंग का उपयोग करता है। लेकिन कुछ अनियंत्रित संख्याएं हैं जिनका वह ठीक से पता नहीं लगा सकता है कि उनका क्या मतलब है। तो अगले दिन जॉन एक सहयोगी फिर से कागज पर संख्याओं के बारे में बात करता है। वह बताते हैं कि संख्या का हर सेट तारीख में एक बड़ी आपदा से मेल खाता है और कई लोगों ने जीवन खो दिया है और संख्याओं की भविष्यवाणियां सुसंगत रही हैं, यहाँ तक कि उनकी पत्नी की मृत्यु की तारीख भी वहाँ थी। जॉन उसे बताता है कि संख्याओं के 3 सेट हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं और उनमें से एक दिखा रहा है 81 लोग कल कहीं मर जाएंगे। फिल ने विश्वास करने से इनकार कर दिया क्योंकि यह सच होने के लिए बहुत पागल है और सोचती है कि संख्याएं सिर्फ संयोग हैं, क्योंकि कागज पर अनियंत्रित संख्याएं भी हैं जिनका स्पष्ट रूप से कोई अर्थ नहीं है। उसे शक है कि कोई जॉन के साथ मजाक कर रहा है। जॉन अधिक विवरण की खोज शुरू करता है। वह मिस टेलर के पास जाता है जो 1959 में लुसिंडा की स्कूल शिक्षिका थी जब टाइम कैप्सूल को दफनाया गया था। वह पत्र की प्रामाणिकता को सत्यापित करना चाहता है। मिस टेलर पुष्टि करती है कि यह वास्तविक है और जॉन को कैप्सूल को दफनाने के बाद लुसिंडा के दरवाजे पर खरोंच और उसके आसपास की अजीब परिस्थितियों के बारे में बताती है। जॉन लुसिंडा से मिलने की इच्छा व्यक्त करता है, लेकिन यह पता चलता है कि लुसिंडा का कई साल पहले ड्रग ओवरडोज के कारण निधन हो गया था। घर पर फोन पर कुछ संपर्क प्राप्त करने की कोशिश करते हुए वह देखता है कि कुछ अजीब आदमी एक कार में यार्ड तक आता है। कालेब कार तक जाता है और अजीब आदमी कालेब को वास्तव में कुछ भी कहे बिना एक पत्थर देता है जो निश्चित रूप से जॉन को डराता है। वह उसे अजनबियों से दूर रहने की याद दिलाता है और घर के अंदर भेजता है। लुसिंडा की मौत के बारे में नेट के माध्यम से खोज करते हुए उसकी बहन ग्रेस ने उसे चौंका दिया।
ग्रेस चाहती है कि जॉन उसके परिवार से मिले क्योंकि उसने अपने पिता से बहुत लंबे समय से बात नहीं की है, लेकिन वह मना कर देता है। जॉन का अपने माता पिता के साथ एक कठिन रिश्ता है क्योंकि वे बेहद धार्मिक हैं और जॉन नास्तिक हैं। अगले दिन कालेब को स्कूल से लेने के रास्ते में जॉन ट्रैफिक में फंस जाता है। वह मार्ग बदलने की कोशिश करता है लेकिन कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं मिलता है। अपने जीपीएस पर निर्देशांक को देखते हुए उसे पता चलता है कि पहले सूची में वह जिन अनियंत्रित नंबरों का पता नहीं लगा सका वे वास्तव में उन सभी स्थानों के निर्देशांक हैं जहां दुखद घटना होगी और वह ठीक उसी स्थान पर है। वह यह पता लगाने के लिए अपनी कार छोड़ देता है कि सड़क क्यों बंद है। पुलिस से बातचीत के दौरान एक हवाई जहाज जमीन पर गिर जाता है। जब वह मदद करने की कोशिश करता है कई लोग जल जाते हैं और मर जाते हैं। वह घर वापस चला जाता है जबकि अभी भी जो हुआ उस पर विश्वास करने में परेशानी हो रही है। जॉन दुर्घटना के बारे में खोज करने के लिए ऑनलाइन जाता है जहां उसे पता चलता कि रात में 81 लोग मारे गए हैं। एक अजीब आदमी कालेब के कमरे में आता है। कालेब जागता है और अजनबी उसे सब कुछ नष्ट होने का रहस्योद्घाटन दिखाता है जबकि जानवर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। कालेब चिल्लाता है। उसके पिता कमरे में दौड़ते हैं और उसे फर्श से ले जाते हैं। यूहन्ना एक पराये मनुष्य को खिड़की में से उसे पकड़े हुए देखता है और उसे ढूंढता हुआ भाग जाता है, लेकिन वह चला गया है। अगली सुबह जॉन और उसका बेटा एक महिला और उसकी बेटी को संग्रहालय के रास्ते ले जाते हैं। संग्रहालय में वह महिला से मिलता है और वे अपना परिचय देते हैं। वह लुसिंडा की बेटी डायना है। जॉन ने बाद में उसे समझाया कि वह उसकी माँ के बारे में पूछने के लिए उसका पीछा करता है। लुसिंडा के जिक्र पर डायना परेशान हो जाती है। जॉन ने समझाया कि लुसिंडा की भविष्यवाणी सच हो गई थी और केवल 2 शेष हैं और आखिरी 3 दिन बाद 19 अक्टूबर को होगी और 33 लोग मारे जाएंगे। उसे उसकी मदद की जरूरत है। हालांकि डायना अपनी बेटी एबी के साथ यह कहते हुए चली जाती है कि वह उसकी मदद नहीं कर सकती। घर में आतंकी हमले की आशंका है। जॉन जीपीएस निर्देशांक का उपयोग करके अगली आपदा के स्थान की खोज करता है। वह स्थान एक मेट्रो स्टेशन ढूंढता है और पुलिस को चेतावनी देने की कोशिश करता है। जॉन सबवे स्टेशन तक जाता है और एक ऐसे व्यक्ति का पीछा करता है जिसे वह ट्रेन में आतंकवादी समझता है। पुलिस उनका पीछा करती है। उन्हें पता चलता है कि वह आदमी सिर्फ एक छोटा सीढ़ी चोर है। ट्रेन चलने के लिए तैयार होती है, लेकिन वे देखते हैं कि एक पटरी से उतरी हुई ट्रेन उनकी ओर बढ़ रही है और हर कोई भागने की कोशिश कर रहा है। ट्रेन एक बार फिर भविष्यवाणी करने वाले बहुत से लोगों को मार देती है। अगले दृश्य में जॉन सहित बचे लोगों को मलबे से बाहर निकलते हुए दिखाया गया है और पुलिस और अग्निशमन विभाग मदद करने की कोशिश कर रहा है। घर लौटते हुए वह डायना और उसकी बेटी को उसका इंतजार करते देखकर हैरान रह जाता है। वह जॉन को यह बताने के लिए आगे बढ़ती है कि सूची में आखिरी आपदा 19 अक्टूबर को है। उसी दिन लुसिंडा ने कहा कि वह मरने वाली है। पहली बार में डायना उसके साथ इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे यह जानने के विचार से नफरत थी कि कोई कब मरेगा। डायना ने जॉन को लुसिंडा के पूर्व घर में लाने का फैसला किया, एक पुरानी परित्यक्त इमारत जहां उसकी मां अपने आसपास के सभी लोगों से छिपती थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं उन्हें पता चलता है कि 19 अक्टूबर की तारीख के बाद की सूची में अंतिम संख्या 33 नहीं थी, बल्कि ई के पीछे के अक्षर जो उन्हें लगता है कि एक नाम के शुरुआती अक्षर हैं। घर पर जॉन लुसिंडा के बेडरूम की खोज करता है जहां उन्हें पता चला कि आखिरी भविष्यवाणी में ई का मतलब है कि हर कोई मर जाएगा। वह भी उन काले पत्थरों को बहुत से घर में पाता है जैसे कालेब को मिला था। बाहर कालेब और एबी उनके लौटने की प्रतीक्षा में कार में हैं। वे दोनों फुसफुसाते हुए सुनने लगते हैं और उन अजीब आकृतियों को देखते हैं। फुसफुसाते हुए उन्हें आने के लिए कहते हैं। बेचारा एबी लगभग पकड़ में आ गया, लेकिन कालेब ध्यान आकर्षित करने के लिए कार के हॉर्न का इस्तेमाल करता है। जॉन और डायना उनके पास दौड़े लेकिन अजनबी चले गए। जॉन उनमें से एक को देखता है और उनके पीछे दौड़ता है। अंत में आदमी को पकड़कर वह पूछता है कि वह क्या चाहता है, लेकिन आदमी अपना मुंह खोलता है और उसमें से विशाल तेज रोशनी आती है और वह गायब हो जाता है। वे जॉन के घर लौटते हैं और विश्वास नहीं कर सकते कि उसकी मां ने कल सभी की मृत्यु की भविष्यवाणी की थी और यह उनकी एक साथ आखिरी रात हो सकती है। अगली सुबह जॉन अचानक एबी के चित्र को देखकर उठता है। उसे पता चलता है कि अंतिम आपदा का सूर्य के साथ कुछ लेना देना हो सकता है। जॉन को पता चलता है कि आखिरी भविष्यवाणी जो कल है एक शोध के साथ मिलकर थी। उसने सूर्य से सुपर फ्लेयर्स सौर मंडल के बाकी हिस्सों से टकराने और सब कुछ नष्ट करने के बारे में किया था। वह जल्दी से वेधशाला में जाता है और सूर्य की हाल की रीडिंग की जांच करता है जो सौर विकिरण के असामान्य स्तर को दर्शाता है। वह सोचता है कि बहुत जल्द एक बड़ा सौर भड़क सकता है और यही मानवता के विनाश का कारण हो सकता है। वापस जॉन के घर पर वे एक भूमिगत गुफा में छिपने की तैयारी करते हैं जहां डायना बचपन में खेलती थी। यह जाने का समय है। वह कालेब को बुलाने जाता है, लेकिन उसे अपने डेस्क पर उसी तरह की सूची लिखते हुए पाता है जो लुसिंडा ने लिखी थी। कालेब जो लिख रहा था उससे उसे यह आभास होता है कि 50 साल पहले दरवाजे पर लुसिंडा का लेखन आखिरी भविष्यवाणी के लिए मौलिक था, इसलिए वे वापस स्कूल जाते हैं। वह विशेष दरवाजे को हटा देता है, उसे घर ले जाता है और लेखन का अनावरण करना शुरू कर देता है। डायना अधीर है और कयामत आने से पहले गुफाओं में जाना चाहती है, इसलिए वह बच्चों को लेती है और गुफाओं में चली जाती है। जॉन अंत में दरवाजे से नंबर प्राप्त करता है और वह मानता है कि यह समन्वय है जहां वे इस आपदा से बच सकते हैं। परंतु जब वह बाहर आता है तो सब लोग चले जाते हैं जो उसे पीछे से उनका पीछा करने के लिए प्रेरित करता है। डायना एक गैस स्टेशन पर रुकती है।
स्टेशन पर वह देखती है कि सरकार यह घोषणा कर रही है कि मुसीबत आ रही है और सभी को अधिमानतः भूमिगत शरण लेनी चाहिए। डायना जॉन को यह बताने के लिए फोन करती है कि वे कहाँ हैं। जॉन उसे बताता है कि निर्देशांक के अनुसार सुरक्षित आश्रय लुसिंडा के पुराने घर में हो सकता है, लेकिन वह डरी हुई है और वहाँ जाने से इनकार करती है। फोन पर रहते हुए अजनबी बच्चों के साथ उसकी कार चुरा लेते हैं। वह एक कार भी चुराती है और उनका पीछा करने की कोशिश करती है, लेकिन आधा ट्रक में भाग जाती है। वह अपनी गर्दन तोड़ देती है और बाद में अपनी मां की भविष्यवाणी के अनुसार ठीक 12 मध्यरात्रि में जॉन के सामने मर जाती है। जॉन लुसिंडा के परित्यक्त घर के लिए ड्राइव करता है और झाड़ी में एक कारस्वार पथ का अनुसरण करता है। वह वहाँ उन काले पत्थरों में से कुछ पाता है। अंत में वह एक अजीब आदमी को देखता है और गोली मारने की धमकी देता है। कालेब उसे रोकता है और अपने पिता से कहता है कि अजनबी इस पूरे समय उनकी रक्षा कर रहे हैं और उन्हें बचाने के लिए उनके साथ है। यह पता चला कि वे वही थे जिन्होंने मानवता को पूरी तरह से नष्ट होने से बचाने की कोशिश कर रही बड़ी आपदाओं के बारे में संदेश भेजा था। फिर वे आकाश में एक संदूक को प्रकट करते हैं। जॉन हैरान है। जाने का समय हो गया है, लेकिन अजनबी बच्चों को ही अपने साथ जाने देंगे। केवल चुने हुए को ही जाना चाहिए। कालेब रोता है। कालेब और उसके पिता अंतिम अलविदा कहते हैं और वे लोग चमकते हुए शरीरों की ओर फिरे और संदूक निकल जाता है। ऊपर आकाश में ऐसे कई संदूक पृथ्वी पर कई अन्य स्थानों पर आ चुके थे, वे भी जा रहे हैं। जॉन उस जमीन पर सुबह उठता है। वह अब उपद्रवी शहर को अपने परिवार के घर में ले जाता है। उसकी बहन उसे गले लगाकर मिलती है और वह उसे बताता है कि कालेब सुरक्षित है। वह घर में प्रवेश करता है और अपने पिता को गले लगाता है। फिर उसकी माँ और उसकी बहन एक समूह गले लगाने के लिए शामिल होती है। सूरज की रोशनी सब कुछ नष्ट करने लगती है और उन्हें भी अपने समूह आलिंगन में ले लेती है। जैसे ही फिल्म समाप्त होती है, संदूक बच्चों को अलग अलग जगहों पर गिरा देता है और चला जाता है। कालेब और एबी मैदान से होते हुए एक विशाल पेड़ की ओर दौड़ते हैं। अब स्पष्टीकरण के लिए, फिल्म के अंत में लुसिंडा और कालेब के कानों में फुसफुसाते हुए प्राणी अंततः खुद को एक अधिक विकसित विदेशी जाति के रूप में प्रकट करते हैं, जो ग्रह के आसन्न विनाश से बचाने के लिए कुछ मनुष्यों और जानवरों का चयन कर रहे हैं। चूंकि अन्य अंतरिक्ष यान पृथ्वी से बाहर जा रहे थे, इसलिए संभव है कि इन ह्यूमनॉइड्स ने दुनिया भर के अन्य लोगों को भी यही संदेश दिया हो। तो केवल बच्चों को ही क्यों लिया गया? क्या बच्चे इतने छोटे नहीं हैं कि अपना ख्याल रख सकें? हम यह मान सकते हैं कि अन्य बच्चे विभिन्न प्रकार के ज्ञान और कौशल वाले बच्चे थे। हो सकता है कि फुसफुसाते हुए लोगों ने कुछ विशिष्ट बच्चों को चुना जो एक साथ काम करने में महान हो। उन्होंने बच्चों को लिया क्योंकि वे एक नई शुरुआत चाहते थे। वयस्क बस नए ग्रह पर जाएंगे और पृथ्वी पर उनके पास जो कुछ भी था उसे फिर से बनाने की कोशिश करेंगे और अंत में ग्रह को नष्ट कर देंगे। बच्चे एक खाली कैनवास के रूप में अधिक होते हैं और जैसे जैसे वे बड़े होते जाते हैं और अधिक खुले दिमाग वाले होते हैं और यह समझना सीखते हैं कि एलियंस ऐसा क्यों करते हैं। यह भी पूरी तरह से संभव है कि एलियंस केवल बच्चों को खुद की देखभाल करने के लिए वहां नहीं छोड़ते हैं। यह संभव है कि वे आसमान में रहें और निरीक्षण करें और फिर बच्चों को यह सिखाने के लिए ग्रह पर उतरें कि कैसे निर्माण करना है और कैसे जीवित रहना है। फिल्म के लिए मेरी यही व्याख्या है। ऐसे ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन चालू करें और चैनल को मदद करने के लिए लाइक करें। देखने के लिए धन्यवाद।